हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके अंदर जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका थी उसके हिसाब से हमने शुरुआत की थी। तो उसके अंदर हमने जो गार साधे तासी है, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर है, ग्रियेसन है और मिश्र बंधु है। उन चार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में शुरुआत करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने मेरे चैनल पर जो व्याकरण है वो पूरी अपलोड कर दी है। उसके सारे वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अब मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होने के बाद में जैसे काव्य शास्त्र है, जो हिंदी से संबंधित जो और मैटर है वो सारा हम एक के बाद एक करते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दूसरी बात, इसके जो नोट्स है वो नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। अब बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो हिंदी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ लिखा था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का जो स्टूडेंट है उसे ये पता है। यानी हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ऑथेंटिक भी है, आपको जरूर लाना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात करें इसके प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया। ये जो बातें यहाँ पर मैंने जो लिखी है, एक एक लाइन वो महत्वपूर्ण है। आप किसी भी लाइन को छोड़ नहीं सकते। यानी पूरी जो मैंने इसमें वही चीजें ली है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने वो क्रम से पूरा विस्तार से नहीं लिखा है, इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और वो सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रत्येक लाइन पे गौर से नजर करनी है। तो जो नागरी प्रचारणी पूछा जाता है कि जो ये इसका जो प्रकाशन है किसने करवाया था, तो ये काशी में है। नागरी प्रचारणी सभा 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब बात करें, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये बात भी महत्वपूर्ण है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में, यानी जब ये भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। हजार कवि व लेखकों को शामिल, यानी इसके अंदर जो हजार कवि और लेखक है वो शामिल किए गए। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। नाथ और सिद्ध आगे आएंगे और हम पढ़ेंगे। जो सिद्ध थे उन सिद्धों की, इन्हें इस ग्रंथ का जो प्रारंभ किया गया वो सिद्धों की वाणियों से किया गया है। ठीक है। बात करें काल विभाजन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल का विभाजन किया है वो मोस्ट है, वेरी महत्वपूर्ण है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल था, आदि और अंत, आदि और अंत, हम जो विलोम शब्द पढ़ते हैं वहां हमने देखा है आदि का मतलब प्रारंभ होता है और अंत का मतलब अंत समाप्त है। ये तो आदि और अंत, आदि का मतलब जो प्रारंभ हुआ था, उस आदि काल का नाम इन्होंने वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि आदि काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, तो वो वीरगाथा काल है। ठीक है। अब वो जो विक्रम सन की बात हो रही है, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक का जो समय था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंदर काउंट किया था। बात करें ईस्वी सन की, तो इनमें से जो 993 है, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग की ओर ध्यान मत देना आप, थोड़ी खराब है राइटिंग। आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा मैं। यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा है तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनते रहिए।
993 ईस्वी है ये, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पर जैसे वो ईस्वी और विक्रमी सन का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको दिमाग में ये ऑप्शन हो और यहाँ पर जैसे 1050 ईस्वी लगा हो, तो 1050 ईस्वी नहीं है, वो 1350 ईस्वी 75 ईस्वी नहीं है, ये विक्रमी सन में है। यदि इसको ईस्वी सन में पूछेगा तो 993 और 1318 होगा। समझ में आ गया? यानी इसमें से 57 आपको माइनस करने हैं, तब ये आपके सामने आएगा। ऐसा का ऐसा सिस्टम इन सारों में, यानी जैसे भक्ति काल है, तो भक्ति काल की उन्होंने विक्रम संवत 1375, यहाँ 1375 में खत्म हो रहा है, तो इससे आगे 1375 से 1700 तक माना था। तो ये भी ईस्वी सन में नहीं है, ये भी विक्रमी सन में है, तो आप इसको भी 57 माइनस करके ईस्वी सन बना सकते हैं। यानी इसको ईस्वी सन और विक्रमी सन दोनों में आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों में जब याद रखोगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको विक्रमी सन में जैसे याद कर लिया, तो आप विक्रमी सन में याद कर लोगे ना, तो आप सिर्फ याद रखना कि जो भी पूछे उसमें से 57, यानी परीक्षा में आपको जहां एग्जाम पूछे वहां आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है, वहां पर आपको ईस्वी पूछा है या विक्रमी पूछा। अब आप विक्रमी रट के जाओगे और वहां पर आपको ईस्वी पूछ लिया और आप उसके हिसाब से करके आ जाओ, तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि वहां पर जैसे आपको विक्रमी की जगह ईस्वी 1050 दे रखा है और आप देखो 1993 दे रखा, तो आप सोचो 993 तो नहीं होगा, ईस्वी में 993 दे रखा है और ईस्वी में 1050 दे रखा, तो आप ये विक्रमी तो भूल जाते हो और आप ईस्वी के हिसाब से 1050 कर देते हो और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान, एग्जामिनर आपको यही थोड़ा कंफ्यूजन करता है। तो ये आपको ईस्वी और विक्रमी दोनों सनों के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पर ऊपर लिखा है, दोनों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। बात करें रीतिकाल की, तो यहाँ पर 1700 पे ये खत्म हो रहा है, तो 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक इन्होंने रीतिकाल को माना है। फिर आता है गद्य काल, जिसको हम आधुनिक काल बोलते हैं, वर्तमान काल भी बोलते हैं। विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1984 तक। अब देखिए, यानी यहाँ महत्वपूर्ण क्या क्या है, एक तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो ईस्वी सन और विक्रमी सन है, ये दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए कि वहां ईस्वी पूछा है या विक्रमी पूछा, आप किस हिसाब से इसको याद करके जाते हो। अगर आपने विक्रमी सन में याद करके जा रहे हो तो ये इस प्रकार सेट होगा, और अगर आपको ईस्वी सन में आप याद करते हो तो आप इनमें से 57 माइनस करके उस प्रकार याद कर सकते हो। एक को याद करना है, फिर अगर आप ईस्वी में याद करते हो तो 57 आपको प्लस करना पड़ेगा, और आप विक्रमी में करते हो तो 57 आपको माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो गई इसके हमारे समय की। अब बात करें इनके नामकरण की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल है उसका नाम वीरगाथा काल है, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये नाम रखे थे। तो भक्ति काल और रीति काल तो सेम ही है। अब जो वीरगाथा काल, आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा था, तो ये नाम भी आपको याद रखने। बाकी में बाद में आपको ना, ये जैसे कंप्लीट होगी क्लास, उसके बाद में जैसे इनको मैं क्रम से आपको दे दूंगा कि किसने किस का क्या, जैसे मान लिया कि जो वीरगाथा काल है, जैसे हम आगे अभी तो ये परफॉर्मा बनाया हमने, आगे इनको पढ़ेंगे, वीरगाथा काल है जो आदि काल है पूरा पढ़ेंगे, तो आदि काल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, तो वो सारे हम एक जगह कर लेंगे, याद करने में आपको सुविधा होगी। यानी क्लास आपको इतनी मैं क्वालिटी की देने वाला हूं कि इसके बाद में आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जहां तक मेरे को नॉलेज है, उसके बाद में आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप नियमित मेरे क्लास से जुड़े रहते हो तब। अब आप आगे बात करें, आगे जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के भी 4 भाग बनाए हैं, और वो 4 भाग है वो कौन कौन से, इन्होंने जो 4 भागों में विभाजित किया है, तो जो एक निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा है, और एक सगुण काव्य धारा है। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा हम आगे जो भक्ति काल पढ़ेंगे वहां पर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो जो जैसे मूर्तियों में विश्वास करने वाले, ठीक है, ये जो मूर्तियों में विश्वास करने वाले, और एक मूर्तियों में ना विश्वास करने वाले, ठीक है, जो दोनों, इस प्रकार हम निर्गुण और सगुण के बारे में पढ़ेंगे। इस निर्गुण के भी 2 भाग किए इन्होंने और सगुण के भी 2 भाग किए। ठीक है, विस्तार से हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इन्होंने ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा, यानी निर्गुण के 2 भाग कर दिए, एक ज्ञानाश्री हो गया, एक प्रेमाश्री है, जो ज्ञान में विश्वास करने वाले थे और प्रेम में विश्वास करने वाले थे। अब देखिए, इसमें संत आ गए,
ये संत काव्य हो गया, ज्ञानाश्री था तो, और प्रेमाश्री है वो सूफी काव्य हो गया। सूफी यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार, सूफी, ठीक है, ये बड़ा लिख देता हूं, सूफी काव्य। तो ज्ञानाश्री संत हो गया और प्रेमाश्री सूफी हो गया। निर्गुण की बातें चल रही है अभी, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अब जो संत थे, इसका जो प्रतिनिधि कवि था, ये आपको मोस्ट महत्वपूर्ण कबीर था। कौन था? ज्ञानाश्री, निर्गुण, क्योंकि कबीर निर्गुण थे। ये मूर्तियों में विश्वास, कबीर बहुत ही, ये तो भगवान के रूप थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, अच्छा समाज को संदेश दिया है, ये समाज सुधारक थे, ठीक है। तो इनके विचार बहुत अच्छे थे। आपको जहां मिले तो कबीर के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये निर्गुण की बातें चल रही है, इधर वाला सारा निर्गुण का सिस्टम है ये। तो इसमें निर्गुण धारा थी, निर्गुण में ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री दो शाखा हो गई। प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री की बात करें तो ज्ञानाश्री संत थे और प्रेमाश्री वो सूफी थे, जो मुसलमानों में होते हैं वो संत थे। उनमें महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि इनका कवि था वो कबीर था। और प्रेमाश्री की बात करें तो इसमें जो सूफी काव्य इसके अंदर जायसी था, ठीक है। ये निर्गुण थे दोनों, ये जो यहां तक मैटर चल रहा है ये निर्गुण थे। अब बात करें सगुण की, तो सगुण काव्यधारा थी, उसके अंदर कृष्णाश्री काव्यधारा और रामाश्री काव्यधारा। तो कृष्णाश्री में कृष्ण काव्य हो गया और रामाश्री में राम काव्य हो गया। इसमें जो प्रतिनिधि कवि था वो कौन था? सूरदास था। और रामाश्री के अंदर तुलसीदास था। तो ये जो चार है वो आपको महत्वपूर्ण कवि है, उनको आपको याद रखना है। ये दो कबीर और जायसी है वो निर्गुण है, और सूरदास और तुलसीदास है वो सगुण है। एग्जामिनर आपको परीक्षा में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से सगुण कवि नहीं है, तो 3 निर्गुण नाम देगा और 1 सगुण देगा। तो आप सॉरी, जो सगुण नहीं है तो उसके अंदर आपको है ना वो 1 निर्गुण देगा और 3 सगुण देगा। इस प्रकार वो आपको ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जो सूरदास और तुलसीदास है वो सगुण है, और जो कबीर और जायसी है वो निर्गुण है। समझ गए? आगे बात करें। आगे आया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। आदिकाल कौन सा है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है वो आदिकाल है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों, यानी इसके अंदर ज्यादातर विरोध और व्याघातों का युग कहा है। तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इसमें विरोध एवं व्याघातों हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार करके आपको इसको याद कर सकते हो। यानी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल किसने माना था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। नीचे एक और है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत का लोकनायक वही हो सकता है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये परिभाषा भी, यानी भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, वो परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। और ये किसके बारे में कहा था? तुलसीदास के बारे में कहा था। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, ये परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। और किसके बारे में कहा, इस प्रकार भी पूछा जाता है, तो तुलसीदास के बारे में कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में कहा था। यहां तक आपको क्लियर हो गया? किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताइए, तभी मेरे को पता चलता है कि भाई इस क्लास में क्या कमी रह रही है, उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। दूसरी बात है, आप लाइक कम करते हो, लाइक जरूर करें। इतनी क्वालिटी की आपको क्लास मिल रही है तो लाइक करने में आप कंजूसी ना करें। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है, आप मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो आप लाइक जरूर करें। आगे बात करें, आगे है रामचंद्र शुक्ल का परिचय। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसका परिचय मैंने यहाँ पर लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी। क्योंकि एग्जाम से संबंधित ये महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनसे संबंधित ये, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जितना भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर हर परीक्षा के अंदर 1-2 क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछता है। तो इनको आपको महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट है, इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका जन्म याद करना आपको। 11 अक्टूबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर विद दिनांक के साथ में
यानी 1884 से काम नहीं चलेगा, आपको 11 अक्टूबर भी याद रखना है। 11 अक्टूबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी 1941, 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मृत्यु डेट और इनके जन्म की डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। बात करें इनकी रचनाओं की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो अभी हमने देखा है 1929 में इन्होंने लिखा था और ये मोस्ट बुक है। फिर है रस मीमांसा, ये सैद्धांतिक समीक्षा है, ये रस मीमांसा, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। फिर बात करें चिंतामणि, ये 4 भागों में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, निबंध है ये, ठीक है, जो 4 भागों में चिंतामणि नाम से। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत चिंता थी, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों में उसको विभाजित किया, तो इनको बहुत चिंता थी। तो उससे क्या होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था, उनके नाम याद हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इनको बहुत चिंता थी, तो चिंतामणि इनका, उनको चिंता 6 से 4 भाग, तो इसके 4 भाग थे। इस प्रकार करके आपको एक दूसरे को टच करके ऐसे मिला जुला के करके आपको याद करना होता है, सीधा आप रट नहीं सकते, कुछ आपको अपने हिसाब से भी लगाना होता है दिमाग। बात करें 4 मधु स्रोत काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह, तो ये जो 4 है ये महत्वपूर्ण थी, और भी है इनकी, पर ये जो महत्वपूर्ण है इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नामकरण पर सर्वाधिक आपत्ति व्यक्त की गई, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो आदि काल था, जो प्रथम काल था, उसका नाम वीरगाथा काल दिया था। तो वो जो वीरगाथा काल इन्होंने नाम दिया था उस पे सर्वाधिक आपत्ति आई कि भाई उसको वीरगाथा काल नाम क्यों दिया गया, सर्वाधिक इसका विरोध किया गया, ठीक है। तो पूछे जाते हैं परीक्षा में कि ऐसा कौन सा वो काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, तो वो वीरगाथा काल है। शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण निम्न ग्रंथों के आधार पर दिया था, यानी उसको वीरगाथा काल क्यों कहा, यानी उसमें वीरों की रचनाएं थी, इसलिए उस काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, यानी वीरों की गाथाएं थी। तो वो किस आधार पर कहा वो भी महत्वपूर्ण है, ये 12 जो ग्रंथ है ये भी आपको याद रखने हैं। पहला था विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है परमाल रासो, पांचवा है विशलदेव रासो, छठा है खुमान रासो, सातवां है कीर्तिलता, आठवां है कीर्ति पताका, नौवां विद्यापति की पदावली, 10वां है जयचंद प्रकाश और 11वां है जय मयंक जस चंद्रिका, 12वां है खुसरो की पहेलियां। तो ये जो 12 ग्रंथ है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको आपको अच्छे से याद करना है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जय चंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियां। क्योंकि इनमें से 3 नाम तो इनमें से देगा, एक नाम दूसरा देता है और बोलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण दिया था, उनमें से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है, तो इनमें से एक को वो गायब कर देते हैं। तो ये 12 के 12 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखो, आगे हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1907 में हुआ था, ग्राम छफरा, जिला बलिया, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। अब आपने गांव में देखा होगा, आप शहर से हो तो पता नहीं है, बाकी गांव में क्या होता है, इस प्रकार छपरा बनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार एक छपरा बनाया जाता है, इसके जैसे ये होता है। अब इसके बीच में यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको जो ये घास फूस से होता है, बीच में एक जो हमारा जो सफेदा होता है ना, उस सफेदे का एक लंबा लकड़ी होती है वो लगाते हैं, जिसको बली बोलते हैं, इसको बली बोलते हैं, ये डबल है, बली बोलते हैं। तो आप देखो इसको याद रखो, छपरा, छपरा के अंदर बली लगी हुई है, छपरा के अंदर बली लगी हुई है, तो ग्राम इसका छपरा हो गया और जिला बलिया हो गया, यूपी, ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1979, 19 मई है, 19 मई 1979 में इसका मृत्यु हुआ था। बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो है
हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। तो 1940, 1952 और 1953 तीन इनकी जो महत्वपूर्ण है ये पुस्तकें हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये बात आपको दिमाग में सेट रखनी। बात करें काल विभाजन की। काल विभाजन की तो इन्होंने भी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनकी तरह चार भागों में विभाजित किया है। वो चार कौन कौन से नाम है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, इन्होंने इसको आदिकाल कहा है। भक्तिकाल और रीतिकाल उनके नाम जैसे सेम है और इन्होंने इसको आधुनिक काल कहा है और उन्होंने उसको गद्य काल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। तो ये चार नाम हो गए। ज्यादा इनमें कंफ्यूजन वाली थोड़ा बहुत चेंजेस है, एक दो नाम में, बाकी सेम ही है। हाँ, इनका जो टाइम है, अब देखो इन्होंने ईस्वी सन, उनमें क्या था 1050 विक्रमी था, 1050 विक्रमी सन था, ठीक है। और ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी हो रहा था, ठीक है। तो इसमें टाइम में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि सेम ही 1 2 3 4 साल का फर्क है इसमें। तो इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है, उन्होंने 993 ईस्वी माना है। बाकी मुख्य रूप से उनका पूछने वाला जो है वो ये पूछा जाता है 1050 विक्रमी सन में, उनको विक्रमी सन में उन्होंने दिया था। ईस्वी सन हम बनाते हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, तो दोनों याद रखना होता है। तो आदिकाल है, इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक दिया था। भक्ति काल है वो 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक दिया था। और रीति काल है वो 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक दिया था। और आधुनिक काल है 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। तो ये जो कालक्रम है ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना होता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वहां तक हमने कर लिया है। आगे का जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।